Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. I am Dr. Ghanshyam Mishra. Today I am going to express and discuss about the job costing and machine hour rate. Dear students, before starting this video, I want to discuss something about the job costing system. जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत अच्छा, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे और आप समझ सकें और आपको नए नए वीडियोज मिल सकें, जिससे कि आप फ्री ऑफ कास्ट घर में बैठ करके प्रॉपर स्टडी कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, जॉब कॉस्टिंग क्या होती है? जॉब कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जॉब। क्या बताया? जॉब कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जॉब। यानी जॉब कॉस्टिंग वो है कि जहाँ पर हम मैन्युफैक्चर करने के लिए छोटे छोटे सेगमेंट में छोटे छोटे पार्ट को फुलफ़िल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि एक बड़े काम को छोटे छोटे वर्क में, छोटे छोटे जॉब में डिवाइड कर दिया जाता है, सेगमेंट कर दिया जाता है, और वहाँ से हम कॉस्टिंग कंप्लीट करते हैं, कॉस्ट को कंप्लीट करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, और फिर टोटल वर्क को अकम्प्लिश किया जाता है। जॉब कॉस्टिंग सिस्टम अ प्रोजेक्ट मैनेजर और अकाउंटेंट कैन कीप ट्रैक अ प्रोजेक्ट मैनेजर और अकाउंटेंट कैन कीप ट्रैक ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, कैन मेक अ ट्रैक। तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है या मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये एक ट्रैक फॉर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ट्रैक फॉर्म कर लेते हैं, जिसके बेसिस पर वो अपने कॉस्ट को ईच जॉब में, ईच जॉब की कॉस्ट को इंडिविजुअल कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल कैलकुलेट करने के बाद टोटल कॉस्ट में उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मेंटेनिंग डाटा विच आर ऑफन मोर रिलेवेंट टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, और उसके बाद बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इसके डाटा को मेंटेन करते हैं। यानी जॉब कॉस्टिंग जनरली मीन्स अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी यूज टू ट्रैक द एक्सपेंसेज ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक प्रोडक्ट। जॉब कॉस्टिंग क्या है? एक जनरली मीन्स ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी है। अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी है जो कि हम ट्रैक बनाते हैं अपने एक्सपेंसेज का एक ट्रैक प्रिपेयर कर लेते हैं, दैट क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, और जहाँ से हम एक यूनिक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यानी टोटल कॉस्ट को आप डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर दें, डिफरेंट सेगमेंट से यूनिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। जहाँ पर यूनिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उस कॉस्ट सेंटर को हम जॉब कहते हैं, और उस जॉब से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो सभी हमारे उस जॉब कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ड्यू टू द फैक्ट दैट सर्टेन प्रोजेक्ट्स सच एज कंस्ट्रक्शन रिक्वायर डिफरेंट ऑपरेशंस, accountants use this methodology to trace the expenses of each job in order to use this information for analysis and tax need etc. राइट? तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जॉब कॉस्टिंग हम क्यों यूज करते हैं और कहाँ पर यूज करते हैं। देखें, अब हम इनके कुछ इसेंशियल MCQs जो मशीन आवर रेट के साथ में इंक्लूड किया है, आइए वहीं पर डिस्कस करेंगे हम। देखें बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन, जॉब कॉस्टिंग को हम कहाँ पर यूज करते हैं?
तो देखें सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर एक जगह जगह पर हम सीमेंट को बनाएं और बना करके फिर एक जगह इंक्लूड करें, इसलिए जॉब कॉस्टिंग कांट बी यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री अभी आपको हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ाया था कि फार्मा इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोसेस से परफॉर्म होता है, तो अलग अलग यहाँ पर भी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन इंडस्ट्री सिंगल आउटपुट से होती है, कॉस्ट यूनिट से होती है, तो यहाँ पर भी जॉब कॉस्टिंग नहीं यूज हो सकती। यानी जॉब कॉस्टिंग कहाँ पर हो सकती है? लास्ट ऑप्शन डी, जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक, अब प्रिंटिंग प्रेस में आपने देखा होगा कि हर एक जगह पर अलग अलग वर्क को एकम्प्लिश किया जाता है, यानी ईच वर्क हैज इट्स ओन कॉस्ट सेंटर, और सभी अलग अलग कॉस्ट सेंटर होते हैं। सबकी कॉस्ट को अलग अलग एक्मुलेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। देयर आफ्टर टोटल जॉब्स आर एक्मुलेटेड वंस, उनको एक साथ शामिल कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो अब आपका जो ऑप्शन होना चाहिए, द रिलेवेंट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी डी। नेक्स्ट देखें, which cost are collected and accumulated for each work order। अब देखें यहाँ पर क्या है, बता रहे हैं प्रत्येक वर्क ऑर्डर के लिए अलग अलग कॉस्ट को हम एक्मुलेट करते हैं और उनको जोड़ते हैं। हर कॉस्ट सेंटर से जो भी खर्चे होते हैं अलग अलग होते हैं। तो अब आपकी बात कहाँ की कर रहा है? जॉब्स की बात कर रहा है। देखिए फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। व्हेन कॉस्ट आर कलेक्टेड, यानी कॉस्ट को कलेक्ट किया जाता है, एंड एक्मुलेटेड फॉर ईच वर्क ऑर्डर, हर एक वर्क ऑर्डर के लिए अलग अलग कॉस्ट को कैलकुलेट करना और इकट्ठा करना है। तो देखिए मशीन आर रेट में तो ऐसा संभव है नहीं, ठीक, इसलिए गलत ऑप्शन है। मार्जिनल कॉस्टिंग वो भी गलत है, ब्रेक इवन पॉइंट बिल्कुल गलत है। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए? डी। ऑप्शन डी इज अ रिलेवेंट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। और फिर भी नहीं समझ में आता है, या इन 3 ऑप्शंस में से ए बी सी में से आपको अगर कहीं डिफिकल्टीज आती है तो यू में आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, राइट? आई विल प्रोवाइड यू द रिलेवेंट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मशीन आर रेट इज अ मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ। मशीन आर रेट ये तो मालूम है कि मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन है, लेकिन किसका? फैक्ट्री ओवरहेड का है, सेलिंग ओवरहेड का है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का है, या सबका है? तो अगर आपको याद हो तो मैंने कॉस्टिंग में पढ़ाया था कि मशीन इज ऑलवेज यूज्ड इन फैक्ट्री। मशीन का यूज कहाँ पर करते हो? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो कहाँ शामिल किए जाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड में। वर्क्स ऑन कॉस्ट कहे जाते हैं। तो वर्क्स ऑन कॉस्ट यानी वर्क्स ओवरहेड इज फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड यानी आंसर शुड बी ए। एंड सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड का मतलब सेल्स के खर्चे। तो जो सेल्स करते हैं उनके अगर कोई भी खर्चे हों, जैसे सेलिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट, बैड डेट्स, एंड जो हमारे डिफरेंट सेलिंग के कमीशन होते हैं, ये सभी खर्चे हमारे सेल्स से होते हैं। कैरेज आउटवर्ड हो गया, ठीक। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में मशीन आर रेट कहीं नहीं आया, मशीन का एक्सपेंस नहीं आया। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब हुआ ऑफिस ओवरहेड, यानी ऑफिस के खर्चे। तो सैलरी है, सैलरी ऑफ डायरेक्टर है, सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज है। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे जो कुछ भी है, फैक्ट्री की लाइट, वो ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट होगा, यानी आपका ऑप्शन ए रिलेवेंट है। नेक्स्ट देखें, अंडर मशीन आर रेट
मशीन इज ट्रीटेड एज। तो अब आप अपने मन से दिमाग से सोचिए कि मशीन क्या है। मशीन इज वन ऑफ द, मशीन क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंस है, फिक्स्ड कॉस्ट है। मशीन, जिस मशीन के कंज्यूम होने पर यानी मशीन को ऑपरेट करने पर जो भी खर्चे आते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, स्टैंडिंग एक्सपेंसेज एंड वेरिएबल एक्सपेंसेज। स्टैंडिंग एंड वेरिएबल एक्सपेंसेज टोटल जब हम कर लेते हैं तो हमारी टोटल मशीन एक्सपेंसेज आ जाता है। टोटल मशीन एक्सपेंसेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स ऑपरेटेड, तो नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड करने तो मशीन आवर आ जाएगा। अब आप देखें अंडर मशीन आवर रेट, मशीन इज ट्रीटेड एज, मशीन को क्या कहते हैं, तो मशीन को कॉस्ट यूनिट कहते हैं? जी नहीं, क्योंकि कॉस्ट की कोई यूनिट मशीन नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत है। नेक्स्ट देखें बी, मशीन कॉस्ट सेंटर, बी। अभी आप इस ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए रोकिए। सी ऑप्शन सर्विस डिपार्टमेंट, तो मशीन इज नॉट अ सर्विस डिपार्टमेंट, मशीन सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है। ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर का मतलब ये हुआ कि एनी प्रोडक्ट या एनी यूनिट जिसके चारों तरफ से खर्चे शामिल हों और वो पूरा खर्चे को उसी के बेसिस पर लिया जा रहा हो, यानी बेसिस क्या है, मशीन है, तो मशीन के बेसिस पर डिफरेंट एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द मशीन इज कैलकुलेटेड, तो मशीन इज कॉस्ट सेंटर। मशीन ही कॉस्ट सेंटर है, तो मशीन के जो खर्चे होंगे दैट आर एक्यूमुलेटेड एंड एडेड टू गेट द टोटल मशीन एक्सपेंसेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टाइम, राइट। तो प्रोडक्शन, तो मशीन को हम कॉस्ट सेंटर बनाएंगे और मशीन आर रेट में, मशीन आर रेट में कॉस्ट सेंटर है, लेकिन अगर फैक्ट्री ओवरहेड में है तो फैक्ट्री को हम पूरा कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, उसके अंदर बहुत सारी मशीनें लगी होंगी, राइट। तो कॉस्ट सेंटर फैक्ट्री होगी। राइट। अब नेक्स्ट देखें कॉस्टिंग ऑफ ऑपरेशन इज, ऑपरेशन, कॉस्टिंग ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब तो समझ रहे होंगे। ऑपरेशन क्या होता है, संचालन। तो संचालन यानी कि चलाने के लिए जो खर्चा है, कॉस्टिंग ऑफ ऑपरेशन इज डन इन, तो ऑपरेशन कहाँ पर होना चाहिए, तो ऑपरेशन कॉस्टिंग तो कोई मैंने अभी तक पढ़ा नहीं। यूनिट कॉस्टिंग सिंगल आउटपुट है। कंट्रैक्ट कॉस्टिंग, देखिए ऑपरेशन कॉस्टिंग, कंट्रैक्ट कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग, तीन आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। तो कॉस्टिंग ऑफ ऑपरेशन इज डन इन नियरली होना चाहिए मशीन आर रेट या जॉब कॉस्ट, ठीक। जॉब में भी ऑपरेशन के खर्चे शामिल होते हैं और वहाँ पर वैसे ऑपरेटिंग नहीं होती, ऑपरेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर ऑपरेशन होता है तो जॉब कॉस्टिंग का पार्ट होगा। नेक्स्ट देखें मशीन, मशीन का ऑपरेशन होता है तो कहाँ पर होनी चाहिए, मशीन आर रेट में शामिल होना चाहिए, जो कोई भी ऑप्शन नहीं है। कंट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए रिलेवेंट आंसर मशीन आर रेट में ऑपरेशन कॉस्टिंग को इंक्लूड करते हैं। या जॉब अगर मैन्युफैक्चरिंग का है, इंडिविजुअल जॉब है और मैन्युफैक्चरिंग का है तो वहाँ पर भी ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन कॉस्टिंग ऑफ ऑपरेशन शुड बी यूज्ड इन जॉब कॉस्टिंग और मशीन कॉस्टिंग, राइट, मशीन आर रेट कॉस्टिंग। तो दिस ऑप्शन इज रिलेवेंट। नेक्स्ट देखें ईच जॉब इज, ईच जॉब इज, अभी आपको हमने डेफिनेशन में बताया कि ईच जॉब इज इटसेल्फ अ कॉस्ट सेंटर, ईच जॉब इज इटसेल्फ अ कॉस्ट सेंटर। तो ये जब इटसेल्फ कॉस्ट सेंटर है तो कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आपका ए सही होना चाहिए। प्रोडक्शन, ईच जॉब इज प्रोडक्शन इन अ जॉब कॉस्टिंग, नहीं, प्रोडक्शन टोटल होता है।
रेवेन्यू यूनिट कोई होती नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट आपकी वो खर्चे होते हैं जहां पर कॉस्ट और सेल्स दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। यानी आपका ऑप्शन ए शुड बी द ऑप्शन ऑफ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखें, बेस पीरियड कैन बी टेकन। बेस पीरियड क्या लिया जा सकता है? तो जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग मशीन आर रेट इट इज इसेंशियल टू हैव अ समथिंग बेस। वो बेस घंटे में भी लिया जा सकता है, महीने में भी लिया जा सकता है, क्वार्टरली भी लिया जा सकता है, हाफ ईयरली भी लिया जा सकता है और एनुअली भी लिया जा सकता है। तो बेस आप जितना बेस लेंगे, सपोज कीजिए 1 मंथ्स का बेस लिया तो 1 मंथ्स के आर पर कैलकुलेशन होगी। 3 मंथ्स लिया तो 3 मंथ्स में कितने घंटे मशीन ऑपरेट हुई है, तो 3 मंथ्स का टोटल मशीन आवर्स कितना हुआ और टोटल एक्सपेंसेज कितने हुए। टोटल एक्सपेंसेज अपॉन टोटल आवर्स ऑफ 3 मंथ्स और टोटल एक्सपेंसेज अपॉन टोटल आवर्स ऑफ 1 मंथ। टोटल एक्सपेंसेज फॉर 1 ईयर डिवाइडेड बाय 1 ईयर मशीन आवर्स, राइट। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि बेस पीरियड कुछ भी हो सकता है, दैट इज डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर है। आप कैलकुलेशन एक्मुलेट करके यानी कि टोटल में करना चाहते हैं तो साल भर का ले लो, हाफ ईयरली लेना चाहते हो तो सारे खर्चे हाफ ईयरली हो जाएंगे, मंथली लेना है तो आपको सारे खर्चे 1 महीने के लेने पड़ेंगे। और बेस आवर्स, जो बेस आवर होता है, बेस आवर पूरा 1 महीने का ही लेना होगा। जब आप 1 महीने के खर्चे लेंगे तो 1 महीने बेस आवर, जब आप 3 महीने के खर्चे लेंगे तो 3 महीने का बेस आवर, जब आप 6 महीने का खर्चे ले रहे हो तो 6 महीने का बेस आवर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए डी, यानी डी इज अ रिलेवेंट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखें, पावर इज अ पार्ट ऑफ। अब आप देखिए कि जो मशीन आवर रेट होता है, मशीन आवर रेट में हम सभी ओवरहेड्स को, एक्सपेंसेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्टैंडिंग एक्सपेंसेज और दूसरा है वेरिएबल एक्सपेंसेज या फिक्स्ड एक्सपेंसेज और वेरिएबल एक्सपेंसेज, राइट। स्टैंडिंग वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि जब मशीन खड़ी होगी तब भी वो खर्चे चलते रहेंगे, यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेज। और वेरिएबल एक्सपेंसेज आर दोज एक्सपेंसेज विच आर डन एट द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन। मशीन को जब हम ऑपरेट करते हैं तब वो खर्चे राइज होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो अब आप खुद सोचिए कि जब मशीन खड़ी होगी तो पावर का यूज नहीं होगा, यानी स्टैंडिंग तो है नहीं, फिक्स्ड एक्सपेंस तो है नहीं, तो कौन सा एक्सपेंस हो गया? वेरिएबल, यानी वेरिएबल बी आंसर शुड बी द रिलेवेंट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। जॉब कॉस्टिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डेफिनेशन में अभी आपको बताया भी है कि मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजंस ऑन रिलेटिंग कोटेशंस रिलेटिंग सेलिंग प्राइस ऑन बिहाफ ऑफ जॉब कॉस्टिंग। तो मैनेजमेंट जो होता है वो जॉब्स को अलग अलग की कॉस्ट को एक्मुलेट करता है, एक्मुलेट करने के बाद उसके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। आउट ऑफ दिस टोटल कॉस्ट ही डिसाइड हाउ मच प्रॉफिट इज टू बी इंक्लूडेड। तो देयर आफ्टर सेलिंग प्राइस और कोटेशन प्राइस कैन बी डिसाइडेड, राइट। तो जॉब कॉस्टिंग मेंटेनिंग कोटेशन, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। पॉलिसी मेकिंग नहीं, वो डिसीजन नहीं दे सकता, इसलिए हमें पॉलिसी मेकिंग या प्राइस मेथड, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो जॉब कॉस्टिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग कोटेशन या मेंटेनिंग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को भी मेंटेन करने के लिए आपको जॉब कॉस्टिंग की हेल्प जरूरी है। आपका आंसर होगा ए। विच प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय मैनेजमेंट अंडर जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में कौन सी प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा?
तो प्राइस की बात कर रहा है, कॉस्ट की नहीं। प्राइस ऑलवेज इंक्लूड प्रॉफिट और लॉस, और जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट नेवर इंक्लूड एनी प्रॉफिट और लॉस, राइट। तो अब आपको देखना है कि विच प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द मैनेजमेंट अंडर जॉब कॉस्टिंग। तो कॉस्ट प्राइस तो पहले ही आपका ऑप्शन गलत हो गया। मार्केट प्राइस मेरे हाथ में होती ही नहीं है, ठीक। यूनिट प्राइस नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए सी। अभी आपको हमने बताया कि जॉब कॉस्टिंग ऑलवेज हेल्प्स द मैनेजमेंट टू मेंटेन कोटेशन एंड सेलिंग प्राइस, राइट। तो आंसर शुड बी सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखें, कॉस्ट ऑफ मशीन इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन समझिए कि ये क्या है। मशीन इज वन ऑफ द फिक्स कॉस्ट, और मशीन आर रेट के लिए तो ये कॉस्ट सेंटर भी है, सेल्फ में अपने एक जॉब भी है, ठीक। तो मशीन की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, मशीन की कॉस्ट क्या होगी। आइए आप अपने ऑप्शन पर आइए। फिक्स्ड एक्सपेंसेज फॉर मशीन आर रेट, वेरिएबल एक्सपेंसेज फॉर मशीन आर रेट, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज फॉर मशीन आर रेट। अब आपके सामने 3 आंसर दिए हुए हैं। कभी कैलकुलेट, मशीन को कैलकुलेट करते समय एक्सपेंसेज रिलेटिंग टू मशीन शुड बी आइदर फिक्स और वेरिएबल, लाइक डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एसेट्रा। तो ये चाहे फिक्स होंगे चाहे वो वेरिएबल होंगे। लेकिन मशीन सेल्फ में तो एक कॉस्ट सेंटर है, तो मशीन को, मशीन आर रेट निकालते समय हम कॉस्ट ऑफ मशीन को नहीं लेते बल्कि उसके खर्चों को लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मशीन फिक्स्ड एसेट्स होती है और हम केवल ओवरहेड की कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो, और दीज ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू दिस मशीन, ठीक। तो मशीन सेल्फ में ना तो फिक्स ओवरहेड है और ना ही वेरिएबल ओवरहेड है, ना ही सेमी वेरिएबल ओवरहेड है। तो देयरफॉर आंसर शुड बी डी। आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। और वैसे भी आपको और एग्जांपल में मैं समझा देता हूँ, ये सभी खर्चे होते हैं। तो मशीन आर रेट हम खर्चों का कैलकुलेट करते हैं, 1 घंटे में कितना खर्चा इस मशीन पर हुआ है, 1 घंटे में 1 घंटे की कॉस्ट मशीन की क्या हुई। कभी आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर मशीन के एक्सपेंसेज होते हैं, मशीन के पावर होती है, मशीन के रिपेयर्स होते हैं, लेकिन कभी मशीन को डेबिट नहीं करते। क्यों? क्योंकि मशीन इज इटसेल्फ नॉट अ एक्सपेंडिचर, मशीन खर्चा नहीं है, दिस इज लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। तो मशीन अभी बहुत दिन तक आपके पास रहेगी, इसलिए उससे रिलेटेड खर्चे, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर्स है, मेंटेनेंस है, स्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, इंश्योरेंस है, ये सभी आपके मशीन आर रेट के पार्ट होंगे, राइट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज आर इज, ये क्या है? लेबर के कल्याण के लिए खर्चा किया गया। तो लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज फिक्स होगा, वेरिएबल होगा, स्टैंडर्ड होगा या नन ऑफ द अबव होगा। तो लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज, हमें वेलफेयर एक्सपेंसेज की बात किया जा रहा है, मशीन के घंटे पर नहीं कैलकुलेशन है इनकी। अगर मशीन के घंटे पर इन्हें पेमेंट किया जाएगा तो वेरिएबल होगा, और अगर मशीन के घंटे पर नहीं फिक्स सैलरी पेमेंट किया जा रहा है, फिक्स रेम्युनरेशन पेमेंट किया जा रहा है, ठीक, तो दिस अमाउंट वुड बी इंक्लूडेड इन फिक्स एक्सपेंसेज या स्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो आंसर ए शुड बी द रिलेवेंट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। वेरिएबल ओवरहेड और स्टैंडर्ड कोई खर्चा होता ही नहीं यहाँ पर, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखें
जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन, जॉब कॉस्टिंग कहाँ पर यूज किया जाता है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस, यहाँ नहीं यूज किया जाता। प्रोसेस कॉस्टिंग, थोड़ी देर के लिए वेट करें। ब्रेक इवन कॉस्टिंग में तो पहले ही आपको बता दिया है, फिर से प्रोसेस कॉस्टिंग गलती से मिसप्रिंट हो गया है। देखिए ये प्रोसेस कॉस्टिंग को हटा दें, यहाँ पर ऑप्शन आप रखिए नन। नन, ठीक। अब देखिए जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग में भी यूज हो सकता है, लेकिन देखिए उस समय पर यूज होगा व्हेन ईच एंड एवरी जॉब कैन प्रोवाइड द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट दे सकते हैं तो जॉब कॉस्टिंग भी प्रोसेस कॉस्टिंग में इंक्लूड हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका होना चाहिए नन, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में भी नहीं होता, प्रोसेस में भी नहीं होता, ब्रेक इवन पॉइंट में भी नहीं होता। तो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स आर सेपरेटली मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड। Components are separately manufactured and assembled। तो देखिए मशीन कॉस्टिंग नहीं, मशीन और रेट की कैलकुलेशन में नहीं आता, मशीन की कॉस्ट में भी नहीं आता, सेपरेट कॉस्टिंग कोई वर्ड है ही नहीं। मल्टीपल कॉस्टिंग, देखिए मल्टीपल कॉस्टिंग क्या होती है, जैसे ट्रक मैन्युफैक्चरिंग है, बस है, तो इसके जो डिफरेंट टूल्स होते हैं, जो भी इनके इंजन है, टायर है, ट्यूब है, ठीक, और एंगल है, ये सभी चीज़ें अलग अलग मैन्युफैक्चर होती हैं, अलग अलग कंपनियों के पास मैन्युफैक्चर होती हैं। तो दे इटसेल्फ जॉब, वो सभी अपने आप में एक जॉब है। छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे जॉब हैं, ठीक। कोई पिस्टन बनाता है, कोई उसका इंजन बनाता है, कोई टायर बनाता है, कोई ट्यूब बनाता है। देयर आफ्टर एक ऐसी कंपनी आई जिसने उन सब से खरीद करके उसको एक शेप में ला दिया, समझ रहे हैं, उसको ला करके एक शेप में ले आया और एक ट्रक बना दिया, बस बना दिया, कार बना दिया, ठीक। तो ये जो डिफरेंट छोटे छोटे जॉब्स थे, इन्होंने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके हमारे पास पहुंचाया। टायर है तो टायर पूरा आया, ट्यूब है तो पूरा आया, इंजन है पूरा आया, यानी देयर इज नो नीड टू हैव एनी प्रोसेस फर्दर। इसके बाद हमें किसी भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उनको हम क्या करते हैं, असेंबल कर देते हैं। असेंबलिंग का काम हमारा था, मैंने अपना टैग लगाया और उसके बाद उसे मार्केट में सेल कर दिया, ठीक। तो ये होती है मल्टीपल कॉस्टिंग सिस्टम, यानी सी, आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट देखें, इंश्योरेंस इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अभी मशीन और रेट में हम एक्सपेंसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्सपेंसेज को बांटते हैं। उसका बेसिस क्या लेते हैं, कोई फ्लोर एरिया पर होता है, कोई मशीन के घंटे पर होता है, कोई कॉस्ट ऑफ मशीन पर होता है, कोई नंबर ऑफ वर्कर पर होता है। आखिर क्यों? क्योंकि दोज एक्सपेंसेज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद दैट आइटम, उससे वो सीधा संपर्क रखता है। जैसे पावर है तो जितने घंटे मशीन चलेगी उतने घंटे पावर यूज होगी। इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी जितने घंटे मशीन चलेगी उतना ही इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी।
जितने लेबर्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करेंगे। ऐसे ही इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस अगर कुछ फैक्ट्री का है तो फ्लोर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर मशीन का है तो मशीन की कॉस्ट पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4 मशीनें हैं, आपने 1000 रुपये इंश्योरेंस दिया। चारों मशीनों की अगर कीमत 10-10 हज़ार रुपये है तो यानी 250 यहाँ पर, 250 दूसरे मशीन, 250 तीसरे, यानी ईच एंड एवरी एक्सपेंसेज हैज इट्स ओन कॉस्ट सेंटर। सभी खर्चों का अपना एक अलग से कॉस्ट सेंटर है। और जब टोटल अमाउंट एक साथ पेमेंट कर दिया गया तो टोटल सभी मशीनों का एक साथ इंश्योरेंस दिया गया। तो अब जो इंश्योरेंस का एक्सपेंडिचर है, ओवरहेड है, तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल मशीन्स। ठीक, तो जब इंश्योरेंस फैक्ट्री का होगा तो फ्लोर एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जब एक्सपेंसेज हमारी मशीन का होगा तो कॉस्ट ऑफ मशीन पर होगा, नंबर ऑफ वर्कर पर, क्योंकि इंश्योरेंस से नंबर ऑफ वर्कर का कोई लेना देना नहीं है। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए बोथ ए एंड बी, दोनों पर हम रख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट देखें, हीटिंग। हीटिंग इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, हीटिंग किस बेसिस पर होगा? तो हीटिंग के लिए आपको स्पेस देखना है, कितने पोर्शन तक हीटिंग है। जैसे आप एसी लगाते हैं तो अपने रूम में एसी लगा, तो एसी लगाने से पहले ही आपसे पूछा गया होगा, इलेक्ट्रीशियन ने पूछा होगा, भाई साहब रूम कितना बड़ा है? तो रूम अगर छोटा है तो कम टन की एसी की रिक्वायरमेंट होगी, रूम बड़ा है तो बड़े टन की एसी चाहिए, और बड़ा है तो कई एसी चाहिए। ठीक, और ऐसे ही हीटिंग का भी पार्ट होता है। हीटिंग में भी अब आपको ब्लोवर चलाना है तो भी अब एक बहुत बड़े से हॉल में एक छोटा सा ब्लोवर चला कर रख दिया, क्या वो पूरे कमरे को गर्म कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो दैट इज डिपेंड ऑन फ्लोर एरिया। अब आप समझ गए होंगे, फ्लोर एरिया पर डिपेंड है, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो हीटिंग हो, और चाहे एसी हो। राइट, तो आपका आंसर होना चाहिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन आर रेट इज कंप्यूटेड एज। मशीन आर रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, यानी ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द मशीन, टोटल एक्सपेंसेज आर सेड एब्जॉर्ब्ड एक्सपेंसेज या ओवरहेड, डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, मशीन के घंटे से डिवाइड कर दो। या नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट दिया, टोटल कॉस्ट अपॉन मशीन आवर्स। हाँ ठीक है, फिक्स एंड वेरिएबल टोटल एक्सपेंसेस को जोड़ने के बाद टोटल कॉस्ट आएगी, तो टोटल कॉस्ट अपॉन मशीन आवर्स, यानी बोथ आंसर ए एंड बी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक, बोथ आर रिलेवेंट अब until the further explanations of question is not provided। ठीक, तो मशीन आर रेट इज कंप्यूटेड, यानी दोनों ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों ही मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ मशीन आर रेट। मशीन आर रेट दो टाइप का होता है, एक कंपोजिट या कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट होता है और एक ऑर्डिनरी मशीन आर रेट होता है। ठीक, यानी बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। कंपोजिट मशीन आर रेट, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट, कंपोजिट या कॉम्प्रिहेंसिव एक ही होता है। और नेक्स्ट है आपका ऑर्डिनरी मशीन आर रेट। दोनों ही मेथड से हम मशीन आर रेट की कंप्यूटेशंस करते हैं। नेक्स्ट देखें, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब आप देखें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो जब एक मशीन को शोरूम से लेकर के आए और ऐसे सीधे खड़ा कर दिया, साल भर के बाद में आपने उसे ओपन किया, क्या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मशीन बिल्कुल नई है। और इसके बाद अगर इस मशीन को हमने ऑपरेट करने के लिए फाउंड कर दिया, उसे स्टार्ट कर दिया, चलने लगी, तो हमारे पास खर्चे लगना शुरू होंगे, तो हमें रिपेयर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इन दोनों एग्जाम्पल में आप समझिए, क्या वो फिक्स्ड एक्सपेंस हो सकता है? बिल्कुल नहीं। फिक्स्ड एक्सपेंसेज वो एक्सपेंसेज है जब मशीन खड़ी रहेगी फिर भी चलेगा।
ठीक, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड इसलिए हो गया क्योंकि मशीन के चलने के साथ ये खर्चे अराइज होते हैं, और मशीन बंद रहेगी तो बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए आंसर आपका क्या होना चाहिए, बी, यानी वेरिएबल ओवरहेड। नेक्स्ट देखें, विच इज वेरिएबल एक्सपेंसेज। वेरिएबल एक्सपेंसेज कौन से हैं? जनरल चार्जेज नहीं, फिक्स्ड एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस भी फिक्स्ड एक्सपेंस होता है। सन्ड्री एक्सपेंस भी फिक्स्ड एक्सपेंस होता है। डेप्रीसिएशन दैट इज डिपेंड ऑन मशीन आवर्स, ये किस पर डिपेंड है, मशीन के घंटे पर डिपेंड है, इसलिए वेरिएबल एक्सपेंस है। जितना मशीन चलेगी उतना डेप्रीसिएशन होगा, जितना समय बीतेगा उतना डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का रिलेवेंट आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आइडल टाइम। आइडल टाइम कौन सा होता है बच्चों? आइडल टाइम वो होता है जब हम लाख कोशिश कर लें लेकिन फिर भी मशीन नहीं चलती, मशीन को हम नहीं चला सकते, या वी आर नॉट कैपेबल टू रेगुलेट द मशीन, तो दिस पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आइडल टाइम। इसी पीरियड को हम आइडल टाइम यानी सुस्त समय कहते हैं। जैसे ब्रेकडाउन हो गई, मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई, तो मशीनरी अगर टूट गई तो काम बंद होगा। लेबर का कोई एक्सीडेंट हो गया, काम बंद हो जाएगा आपका। या रॉ मटेरियल की स्कर्सिटी हो गई, रॉ मटेरियल कम हो गया तो भी आपका काम बंद हो जाएगा। या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तब भी काम बंद हो जाएगा। तो आइडल टाइम क्या है? आइडल टाइम को हम टोटल मशीन आवर्स से, टोटल मशीन के घंटे से आइडल टाइम को माइनस कर देते हैं, तब हमारे पास आता है एक्चुअल मशीन के घंटे, एक्चुअल मशीन आवर्स। ठीक, तो एक्चुअल मशीन आवर्स, टू गेट एक्चुअल मशीन आवर्स इट इज़ वेरी एसेंशियल टू रिड्यूस द आइडल टाइम फ्रॉम द टोटल मशीन आवर्स। राइट, तो आपका आंसर होना चाहिए बी इज द करेक्ट एंड रिलेवेंट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट देखें, एडवांटेजेज ऑफ मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट की एडवांटेजेज क्या हो सकती है? देखिए, अब ये पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि एडवांटेजेज कौन कौन से हैं और सही हैं या गलत हैं। इट इज साइंटिफिक, प्रैक्टिकल एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, साइंटिफिक भी है, प्रैक्टिकल भी है, एक्यूरेट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन भी है। इट इज यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ जॉब, सेटिंग स्टैंडर्ड एंड फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस। बिल्कुल सही है, अभी अभी आपको पीछे के क्वेश्चंस में मैंने पढ़ाया भी है कि इट इज यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ जॉब। एक जॉब यानी मशीन आवर्स का एक कॉस्ट सेंटर है और एक कॉस्ट सेंटर का सेल्फ में एक जॉब है। तो एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ जॉब, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए किया जाता है। फिर मैनेजमेंट कैन डिसाइड दैट मशीन वर्क इज प्रेफरेबल टू मैनुअल वर्क और नॉट। ठीक, जब आप मशीन रेगुलेट करेंगे उसी समय आपको पता चल पाएगा कि मशीन हमारी अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है। तो हमारे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए, दैट इज रिलेवेंट आंसर, रिलेवेंट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखें, विच इज नॉट अ फिक्स्ड एक्सपेंसेज। फिक्स्ड एक्सपेंसेज कौन सा नहीं है? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेज टोटली फिक्स है, क्योंकि मशीन चलेगी चाहे नहीं चलेगी आपको पे करना पड़ेगा। फैक्ट्री का किराया है, मशीन आप चलाओ चाहे ना चलाओ, ठीक, तो आपको किराया तो देना ही पड़ेगा, रेट्स एंड टैक्सेज भी देना पड़ेगा। लाइटिंग, ये भी फिक्स एक्सपेंस है, मशीन के चलने पर और ना चलने पर दोनों पर आपको बिजली का बिल देना ही पड़ेगा। सुपरविजन चार्जेज, जब मशीन चलेगी तो सुपरविजन चार्जेज होगा और नहीं चलेगी तो नहीं होगा। बात तो बिल्कुल सही है, यानी सुपरविजन चार्जेज को फिक्स एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। अब आपको देखना यह है कि सुपरवाइजर इज ऑलवेज पेड अ सैलरी। सुपरवाइजर को हम सैलरी पेमेंट करते हैं
और सैलरी इज वन ऑफ द फिक्स एक्सपेंसेज। एक मशीन नहीं चल रही है, ऑल अदर मशीन्स आर बीइंग रेगुलेटेड एंड ओनली वन सुपरवाइजर इज सुपरवाइजिंग ऑल ऑफ द मशीन्स। सभी मशीन को सुपरवाइज कर रहा है, तो देयरफॉर सुपरवाइजिंग एक्सपेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द फिक्स एक्सपेंसेज। आपसे पूछ रहा था कौन सा फिक्स एक्सपेंस नहीं है, तो हमारे इसमें तीन के तीनों जो एक्सपेंडिचर दिए हुए पूरे फिक्स हैं, यानी आपका आंसर डी होना चाहिए। और देखिए वेरिएबल ओवरहेड वो फिक्स एक्सपेंसेज ये हो गए। वेरिएबल में आपके डिप्रिसिएशन है, पावर्स हैं और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, ये सभी हमारे फिक्स वेरिएबल ओवरहेड होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट देखें, डिसएडवांटेजेज ऑफ मशीन आर रेट। मशीन आर रेट के डिसएडवांटेजेज क्या हैं? देखिए दिस इज वन ऑफ कॉस्टली मेथड। जिस सेंटर के कॉस्ट सेंटर के इतने बेनिफिट्स अभी आपको बता दिया, तो उसके कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस होंगे ही। आपको अगर शेर पालना है तो खर्चे तो ज़्यादा होंगे ही होंगे। ठीक, तो कॉस्टली मेथड है, बिल्कुल सही है। इनएक्यूरेट रिजल्ट आता है क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा पॉइंट में निकालना होता है। ठीक, इसलिए इनएक्यूरेट रिजल्ट आ सकता है। डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट इन द एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन। डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट इन एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो मशीन आर रेट की कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ती है। जूम करता हूँ, यानी आपका आंसर डी होना चाहिए। ये सभी हमारे डिमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेजेज हैं। नेक्स्ट देखें, डिपार्टमेंटल ओवरहेड कैन बी क्लासिफाइड इन। डिपार्टमेंट के खर्चे जो होते हैं वो किस में बांटे जा सकते हैं? तो डिपार्टमेंटल ओवरहेड इन द सेंस मशीन आर रेट्स के जो खर्चे हैं वो किस में बांटे जा सकते हैं, क्योंकि मशीन सेल्फ में एक डिपार्टमेंट है, मशीन डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री का वो फैक्ट्री डिपार्टमेंट है। तो इनके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो सारे खर्चे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिक्स होंगे या तो वेरिएबल होंगे। राइट, तो बोथ ए एंड बी। Dear students, this is the last question of machine hour rate। मैंने आपको 25 MCQ जॉब कॉस्टिंग के और मशीन आर रेट के आपको प्रोवाइड किए हैं। दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर वेरी important and relevant to your competitive examinations as well as the students BCom, BBA, MBA etc. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं आप लोग हमारे वीडियोज को देखते हैं, लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो को देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।